हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 1550 तक की जो आपकी हिस्ट्री है सेमेस्टर 3 की, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वन शॉट वीडियो में करवाने वाला हूं। हिंदी मीडियम की ये वीडियो है, इंग्लिश मीडियम की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। सेमेस्टर 3 के लिए है और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। जितनी भी वीडियोस की लिंक होंगी वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे अपना मैसेज भेजें, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 1200 से 1550। देखेंगे इसमें से कौन से वो क्वेश्चन है जो बहुत हाई चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में जो आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारे सामने, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का जो पूरा एक वो सिस्टम था, बाजार नियंत्रण की नीति, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे। ठीक है, सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक रहे हैं। तो उन्होंने मध्यकालीन भारत में एक आर्थिक सुधार शुरू किया था जिसको बाजार नियंत्रण की नीति कहते हैं। एक आर्थिक सुधार वो काइंड ऑफ एक करना चाहते थे। और ये जो सुधार था इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कहा था कि भाई मतलब कीमत को नियंत्रित करना है कि हाँ जो प्राइस है उसको फिक्स करना है, नहीं, बल्कि सुल्तान चाहता था अपनी राजनीतिक और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये जो बाजार का नियम था ना, ये तो इन्होंने सिर्फ एक प्रयोग किया था और ये बहुत अनोखा प्रशासनिक प्रयोग था। आगे आपको पता चलेगा कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों था। देखो होता क्या है भाई, जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या था कि जब दिल्ली सल्तनत पर लगातार खतरा मंडराता रहता था, खासकर मंगोलों के हमले होते थे। जो कुछ अमीर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो आप कह सकते हो एलीट होते हैं, ठीक है, अभिजात होते हैं, वो बगावत कर देते थे। तो साम्राज्य के भीतर से भी कई चुनौतियां आती रहती थी। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक बड़ी सेना हो, स्थायी सेना हो, बहुत ज़रूरी हो गया था, अर्जेंट हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी सेना को खाना, फिर उसके साथ वेतन देना, ये बहुत ही टफ होता है। बहुत अधिक संसाधन आपको चाहिए होते हैं, तभी आप ये सब कर सकते हो। तो भाई इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा भाई जो है सुल्तान के ख़जाने पर भी बोझ ना बने, तो ऐसे में अलाउद्दीन ने क्या करा, कुछ मूल्य नियंत्रण करने का सोचा कि जो बाज़ार का रेट है क्यों ना उसको नियंत्रित कर दूं। सीधा सा उद्देश्य यही था। अगर सामान खासकर खाना पीना और ज़रूरी वस्तुएं सस्ती होंगी तो सीधी सी बात है भाई, सेना कम पैसे में भी काम कर लेगी क्योंकि महंगाई नहीं होगी ना वहाँ पे, वो सस्ते में उनको सामान सारा मिल जाएगा। तो ये जो बाजार का सुधार था ना, ये कोई नैतिकता या दान के लिए नहीं था। वो चाहते थे कि अपनी राजनीतिक और सैन्य ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाएं। तो इसीलिए ये बाजार का सुधार भी उनके दिमाग में आया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सबसे पहला तो यही था कि भाई सेना के खर्च को कम करना। कीमतें कम होंगी तो सैनिकों का वेतन भी कम दोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली ना बने, क्योंकि महंगी और जो शाही जीवन शैली होती है ना, उसी से ही जो ज़्यादा जितना अमीर हो जाता है तो फिर वो बगावत कर सकता है। तो जब कीमत नियंत्रित रहेंगी तो अमीर लोग भी ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जमाखोरी और काला बाजारी ना हो। अक्सर व्यापारी लोग क्या करते हैं, मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ा देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त नियंत्रण इस पर बनाया और एक अनुशासन रहे, वफादार प्रशासन हो, ये उनका मानना था। अब देखो भाई, ये जो बाजार नियंत्रण की नीति है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं अब हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सुव्यवस्थित नीति थी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कड़ा एक नियंत्रण बनाया था अपना। सबसे पहले तो उन्होंने कई ज़रूरी सामानों की कीमतें तय कर दी। जैसे अनाज है तो उसकी कीमत तय कर दी कि अनाज इतने का ही मिलेगा। सब्जियां हैं तो उसकी कीमत तय कर दी। फल है तो उसकी कीमत तय कर दी। मांस है, कपड़ा है, तेल है, चीनी है, घोड़े हैं, पशु हैं या दास हैं, इनकी कीमतों को तय कर दिया गया। ठीक है, कभी भी ये कीमतें बढ़ेंगी नहीं। एक बार ही फिक्स रेट हो गया तो वो फिक्स रहेगा। तो ये इन्होंने किया। फिर इन्होंने क्या करा, 3 अलग अलग बाज़ार बनाए। ठीक है, 3 प्रमुख बाज़ार। सबसे पहले अनाज का बाज़ार जिसको मंडी या गल्ला कहा जाता है। तो गेहूँ, चावल, जौ, ये सारी सॉरी, इनकी कीमतें फिक्स कर दी गई कि इतने इतने का ये मिलेगा। और जब कमी होगी तो अनाज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरकारी गोदाम से हम वहाँ से अनाज ले लेंगे।
इसके अलावा कपड़ा, चीनी, तेल और जो जितनी लग्जरी की आइटम है उसका बाज़ार अलग था। बढ़िया कपड़े, चीनी, घी और ये सब चीज़ें जो हैं इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। कोई भी व्यापारी भाई तय कीमत से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता था किसी से। और जमाखोरी और काले बाजारी पे तो पूरी रोक थी। ठीक है, जमाखोरी का मतलब होता है सामान छिपा कर रखना अपने घर में, अक्सर बाद में फिर उसको महंगे रेट पे बेचना, ये बिल्कुल मना था। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो कड़े आदेश दिए थे कि कोई भी व्यापारी या किसान अनाज को बड़े पैमाने पर जमा नहीं कर सकता, लाकर बेचो, सीधा बाजार में लाओ और यहाँ पे बेचो। अगर जमाखोरी करोगे तो सख्त सज़ा दी जाएगी, भारी जुर्माना लिया जाएगा, जेल भी हो सकती है और माल जब्त भी कर लिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका माल होगा। इसके अलावा व्यापारियों पर पूरा नियंत्रण था। भाई व्यापारियों पर नियंत्रण तो बहुत ज़रूरी है ना। दिल्ली के हर व्यापारी का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उन्हें आदेश दिया गया कि वो सामान केवल तय की गई कीमत पर ही बेचें, जितना एक अमाउंट फिक्स हुआ है। और जितना भी आपका मार्जिन है, लाभ है, वो आप एक लिख लोगे भाई, हाँ इतना ही हमारा मार्जिन रहेगा। कोई भी गुप्त सौदा नहीं होगा। छुप कर की जाने वाली खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से रोक है, कोई नहीं ऐसा छुप कर काम करेगा। इसके अलावा शाहाना ए मंडी नाम से एक पोस्ट है, बाजार निरीक्षक जिसको आप कहते हो। तो ये एक शक्तिशाली अधिकारी होता था जो पूरे बाजार की निगरानी रखता था। इसकी जिम्मेदारी यही थी। सो वो देखता था तोलने मापने वाला जुगाड़ तो ऐसा नहीं है कभी उसमें किसी का तराजू में खोट हो, है ना। और ये सुनिश्चित करना कि जो व्यापारी लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन ना करें, धोखाधड़ी वगैरह ना हो। अगर धोखाधड़ी हुई है तो सुल्तान तक जानकारी पहुंचना, भ्रष्टाचार वगैरह ना हो, जासूसों को भेजना वहाँ पे बाज़ार में। तो सख्त निगरानी में थी जो मार्केट थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भाई परिवहन पर पूरा नियंत्रण रखा। जो भी सामान आ रहा जा रहा है, परिवहन में जो जानवर यूज़ हो रहे हैं, बैल, ऊँट, घोड़े, इनकी कीमत कितनी है, सामान ढोने की लागत कितनी आएगी, ये सब फिक्स किया गया। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ महंगी ना हो। कानूनी लागू करने की व्यवस्था। हुआ क्या, अलाउद्दीन की नीति सफल क्यों हुई? क्योंकि इसको लागू बहुत अच्छे से किया गया था। सबसे पहले तो है कठोर दंड का प्रावधान। अगर नियम तोड़ोगे, धोखाधड़ी करते पाए जाओगे तो व्यापारी को शारीरिक दंड दिया जाता था। बहुत, समझ लो कि अगर आपने मान लो मीट तोला है तो मीट जितना कम तोलोगे ना अगर धोखाधड़ी करके, तो उतना मीट आपकी बॉडी से फिर वो निकालता था, मतलब उतना काटता था मांस, ऐसा भी होता था भाई। तो तय कीमत से अधिक दाम लेने पर आपका माल भी जब्त हो सकता है। जासूस तो रहते ही थे। अलाउद्दीन खिलजी के जासूस नियमित रूप से बाजार की एक्टिविटी पर नज़र रखते थे। कोई भी उल्लंघन होता तो सुल्तान तक सीधा खबर पहुंचती थी। इसके अलावा सरकारी भंडार आपको मैंने बता ही दिए हैं। कभी भी कमी हो अकाल के समय तो भाई यहीं से अनाज मिल जाता था। ठीक है, दैनिक निगरानी। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं बाजार अधिकारी द्वारा जितनी भी रिपोर्ट आती थी उसको पढ़ते थे, समीक्षा करते थे और एक कठोर नीति, एक निगरानी के साथ उन्होंने इसको सफल बनाया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? कुछ तो सकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कई वर्षों तक जो कीमतें थी भाई वो स्थिर रही, कोई भी रेट ऊपर नीचे बढ़ा नहीं। और कम खर्च में सैनिक भी आप रख सकते हो, ज़्यादा खर्चा आपके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी मजबूत हो गई और दिल्ली में जमाखोरी और काला बाजारी तो लगभग ख़त्म हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और राजधानी के लोगों को सस्ते दामों पर सामान भी मिल जाता था, जिससे जीवन भी अच्छा हो गया। और जितने भी जो जो बड़े अभिजात लोग थे उनकी आर्थिक शक्ति हो गई कमज़ोर, तो अब बगावत भी ज़्यादा कोई कर नहीं सकता था। इसकी कुछ कमियां हैं। देखो, ये जो पूरी व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से दिल्ली में ही सफल थी। ठीक है, पूरे साम्राज्य में तो नहीं थी। तो इसमें लगातार दबाव रहता था, कड़ी निगरानी की ज़रूरत पड़ती थी, हमेशा आपको देखते रहना पड़ेगा क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। सो अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही डेथ हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम भी ये ख़त्म हो गया। और व्यापारी फिर नियमों का पालन डर की वजह से करते थे, वफादार तो कोई था नहीं, तो उनकी डेथ के बाद फिर से वापस नियम टूटने शुरू हो गए। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान इक्ता प्रणाली के विकास का वर्णन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इक्ता प्रणाली से बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है पीछे, और इसका क्या प्रशासन पे और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता था ये भी आपको बताना है। तो देखो, इक्ता प्रणाली भाई दिल्ली सल्तनत की एक प्रणाली थी प्रशासन और राजस्व की, और ये उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। ये प्रणाली भारत में शुरू नहीं हुई थी, ये बाहर से आई थी, इस्लामिक वर्ल्ड से, बाहर बाहर जो इस्लामिक देश हैं। लेकिन जो ये यहाँ पे इंडिया में गुलाम वंश के शासक आए तो उन्होंने ये जो इक्ता प्रणाली है इसका विकास किया। खिलजी हो चाहे तुगलक हो, ठीक है, इनके टाइम पे ये ज़्यादा चलती थी। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच जो इक्ता प्रणाली है इसमें कई बदलाव भी हुए समय समय पर। ठीक है, और जिनका बहुत ही असर भी पड़ा। जैसे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इक्ता प्रणाली का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है।
तो इक्ता क्या है, बेसिकली एक क्षेत्रीय अधिकार है। एक क्षेत्र का अधिकार आपको दिया जा रहा है जिसे सुल्तान किसी भी अधिकारी को दे सकता है। अगर आपने सेना अपनी सेवा दी है, ठीक है, अधिकारी हो आप, तो आपको कैश पेमेंट ना देकर आपको एक क्षेत्र का अधिकार दे दिया जाएगा। तो इस अधिकारी को इक्ता धारक कहा जाएगा या फिर मुक्ति कहा जाएगा, दो नाम हो सकते हैं। इसके बदले क्या होगा कि भाई उसको बोला जाएगा कि देखो, अब जो आपको ज़मीन दी जा रही है इस पर टैक्स वसूल किया हो, या फिर जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें सैनिक का प्रबंधन करके देना, या जो आपको क्षेत्र दिया जाएगा वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये जो इक्ता प्रणाली है, इसमें जो ये ज़मीन का जो अधिकार दिया जाता है ये वंशानुगत नहीं होता था, और ना ही कोई इक्तादार उसका मालिक बन जाता था। वो रहती सुल्तान की ही थी ज़मीन, सिर्फ वो वहाँ पे क्षेत्र का प्रबंधन करता था, इतना ही उसका वो था वहाँ पे हक। इक्ता प्रणाली का विकास कैसे हुआ, देखो भाई, 13वीं से 14वीं शताब्दी का टाइम है। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो इल्तुतमिश के समय में वास्तव में ये इक्ता प्रणाली स्टार्ट हुई। बेसिकली उनका योगदान ये रहा कि इक्ताओं के वितरण को नियमित और व्यवस्थित किया उन्होंने सही तरीके से उन्होंने ज़मीनें बांटी। केंद्रीय एकता और स्थानीय एकता के बीच अंतर स्पष्ट बनाया कि केंद्रीय एकता होगी भाई, जो बड़ी ज़मीनें हैं जो खुद हम आपको देंगे, एक छोटे लेवल की स्थानीय एकता भी होगी। सुनिश्चित किया गया कि जो भी वसूला गया टैक्स है उसका एक हिस्सा राज्य को और एक हिस्सा इक्ता धारक को मिले, किसी के साथ भाई धोखाधड़ी ना हो। और उन तुर्क अमीरों या फिर अभिजातों के वंशानुगत दावों को समाप्त किया जिन्हें पहले जागीर की तरह भूमि मिलती थी। पहले क्या होता था, मान लो कि किसी को ज़मीन दे दी तो वो जागीर समझते थे उसको, अपने बच्चों को दे देते थे। तो इन्होंने ये वंशानुगत दावे बिल्कुल एकदम नकार दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे क्या है, अब सुल्तान सीधा अब जितने भी अमीर लोग होते थे उन पे नियंत्रण रखता था, और प्रशासनिक ढांचा थोड़ा और डिसिप्लिन्ड हो गया और ऑर्गेनाइज्ड हो गया, संगठित हो गया। अब बलबन ने क्या किया भाई, बलबन ने भी थोड़ा और इस चीज़ को मजबूत कर दिया। जो इक्ता धारक होते थे उन पे कड़ी निगरानी रखी जाती थी, और स्थानीय स्तर पर शक्ति उनकी बढ़े ना तो बार बार उनका स्थानांतरण करवा दिया जाता था, ट्रांसफ़र इधर से उधर। एक जगह ज़्यादा कोई रह गया तो वो वहाँ का फिर ज़्यादा जान पहचान रखने वाला हो जाएगा ना, धोखा भी दे सकता है। और इक्ता धारकों के पास ज़्यादा सेना नहीं रहेगी, ये भी बलबन ने कह दिया। सो इक्ता प्रणाली अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी प्रशासनिक ज़्यादा हो गई इनके समय में, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आता है, 13वीं शताब्दी का अंत और 14वीं शताब्दी की शुरुआत। अब जो ये टाइम पीरियड आता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो भाई इक्ता प्रणाली में बहुत बदलाव करे, ठीक है। सबसे पहले जो इक्ता धारक है उनको ज़रूरत से ज़्यादा सैनिक रखने से रोक दिया गया। भूमि आधारित इक्ता देने के बजाय नगद वेतन देना शुरू किया। इन्होंने बोला ज़मीन कम दूंगा और कैश ज़्यादा दूंगा, आना है तो आओ। इसके अलावा बाजार नियंत्रण नीति इन्होंने बनाई थी, मैंने आपको बताया था। तो इसके कारण राज्य की आय पर इक्ता राजस्व की निर्भरता कम हो गई। अब बाजार नियंत्रित हो गया तो भाई पहले इक्ता से जो टैक्स आता था, अब इसने ऐसी मार्केट पॉलिसी बनाई कि ये मार्केट वगैरह से ज़्यादा टैक्स ले रहा था। तो इक्ता धारकों की आय और खर्च का सख्ती से लेखा जोखा रखा गया कि इक्ता धारक की आय कितनी है, वो खर्च कितना करता है, सब कुछ प्रॉपर एकदम रिटर्न में लिखा गया। तो हुआ क्या, केंद्रीकरण ज़्यादा हो गया, और जो जितने भी बड़े अधिकारी होते थे अमीर जो बड़े लेवल के, उनकी शक्ति को काफ़ी कम कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए 14th सेंचुरी में। उन्होंने भी अपने तरीके से बहुत सुधार करे। उन्होंने क्या करा, कई सारी इक्ताओं को अस्थायी रूप से खालिसा में बदल दिया, यानी कि उन्होंने उसको राजकीय भूमि बना दिया कि वो हमारी है सुल्तनत की, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, जो दो आप वाले क्षेत्र थे जहाँ दो नदियों के बीच के क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने ज़्यादा राजस्व मिले तो इन्होंने कर लगाया मैक्सिमम, और राजस्व वसूली में लगातार इन्होंने दखलंदाजी करी। ये ज़बरदस्ती खुद भिजवा भिजवा कर वहाँ से लोगों से टैक्स निकलवा रहा था। सो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने जो भी ये नीति बनाई थी ना, ये हो गई असफल। तो भाई असफल तो होनी थी, इस तरीके से थोड़ी होता है कि आप हर चीज़ में इंटरफेयर करोगे तो आप सोच रहे हो कि हो जाएगा। एक तो कर इतना कठोर, जगह जगह फिर विद्रोह होने लग गए, और नीतियों को सही तरीके से लागू भी नहीं किया। फिर भी भाई उनकी नीतियाँ ये दिखाती हैं कि अब इक्ता प्रणाली पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण बहुत मजबूत हो चुका था। तो इनके टाइम तक आते आते थोड़ा केंद्रीकरण ज़्यादा हो गया। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, 14वीं शताब्दी। फिरोज शाह तुगलक ने तो क्या करा, कठोर नियम बदल के इसको ढीला ही बना दिया बिल्कुल इक्ता को। उन्होंने कहा कि भाई मैं इक्ता जो दूंगा वो वंशानुगत है, चलो आगे अपने बच्चों को देना। इक्ता धारकों को भी आज़ादी दे दी बहुत सारी, और अधिकारियों पर राज्य का दबाव कम कर दिया। तो ऐसे में जो केंद्रीय सत्ता पहले बनी हुई थी वो हो गई कमज़ोर, और जो प्रांतीय लेवल पर जो अमीर लोग होते थे, जो स्थानीय अधिकारियाँ होते, जो अधिकार लोग होते थे, उनकी शक्ति वापस से बढ़ गई।
सब इसका प्रभाव क्या पड़ा? सबसे पहले तो देखो केंद्र तो मजबूत हुआ। देखो सुल्तान इतना बड़ा साम्राज्य अकेले नहीं संभाल सकता था, तो अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, कभी भी नियुक्त कर दिया, कभी भी बर्खास्त कर दिया, अब इजी हो गया। और वफादारी वंशानुगत अधिकारों पर नहीं बल्कि सेवा पर मतलब निर्भर थी। आप जितनी ज़्यादा अच्छी सेवा दोगे, जितना अच्छा आप सेना में काम करोगे, तो उतना आपको ज़मीन मिलेगी। और लगातार नियमित रूप से स्थानांतरण होता था, तो विद्रोह भी नहीं हो गए एक जगह पे। इसके अलावा जो इक्ता धारक है राज्य की ओर से, वो क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे उस ज़मीन पे, किसी से भी आप टैक्स लो। और इससे में प्रशासन जो है उसका बोझ कम हो जाएगा, सीधा सीधा एक इनकम का फ्लो भी बना रहेगा। बड़ी सेना मेंटेन रह पाएगी, क्योंकि अपने खजाने से आप ज़्यादा भाई कैश नहीं दे सकते हो। ठीक है, इक्ता दे दी, अब वहाँ से वो टैक्स आएगा, वहीं से सैनिकों को दे दो, तो ज़्यादा बिना खर्चे के मजबूत सेना भी तैयार हो गई। और एक तरीके से एक अनुक्रमिक प्रशासनिक ढांचा बन गया। ठीक है, कि हाँ भाई ऊपर ये अधिकारी है, फिर उसके बाद नीचे ऐसे 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 ये एकता का पूरा एक सिस्टम बन गया। और इस प्रणाली से क्या हुआ कि निम्न पदों को समर्थन दिया। एक तो गवर्नर, सैन्य अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारी, और ये सभी एकता प्रणाली के माध्यम से सुल्तान से जुड़े हुए थे। ये सारे लोग फिर उस एकता का ध्यान रखते थे, जो भी ज़मीन होती थी। ठीक है, ये सब लोग शामिल होते थे। लेकिन कभी कभी अत्याचार भी हो जाता था। कब जब नियंत्रण कमज़ोर हुआ, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर दिया सब कुछ, तो उन्होंने ना इकता धारक लोगों ने क्या करा, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। किसानों को भी कष्ट झेलना पड़ा, उत्पादन एकदम से गिर गया, विद्रोह बढ़ने लग गए। फिर क्या हुआ, क्योंकि इकता धारकों को बार बार आपको पता है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सो ऐसे में क्या होता था कि नए व्यापार और संचार नेटवर्क बनते रहते थे, क्षेत्र के बाजार आपस में जुड़ते रहते थे, प्रशासन में स्थिरता भी रहती थी और व्यापार भी बढ़ जाता था। तो ये होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आपको। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रयोग थे वो आपको बताने हैं। जैसे उन्होंने टोकन की मुद्रा की शुरुआत करी, राजधानी को बदला, इसका उद्देश्य क्या था और अंततः वो असफल क्यों हुए? तो देखो सबसे पहले तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 दिल्ली सल्तनत के बहुत महत्वाकांक्षी शासक में से एक रहे हैं। इनका भी भाई बहुत मन था कि मैं दिल्ली सल्तनत को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं, मेरा भी नाम हो कि भाई मैं भी कोई सुल्तान हूँ। ठीक है, मैंने ये किया है या मैंने वो किया है। इनको प्रयोग करने का बहुत शौक था, एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग। सो बेसिकली इनके जितने भी ज़्यादातर वैसे एक्सपेरिमेंट थे ना, वो उसमें ये फेल हुए हैं। इनके एक्सपेरिमेंट बहुत अजीब व गरीब होते थे। इनके मन में बस जो आता था, ये चाहते थे कि मैं जाके बस उसको कर दूँ। ठीक है, किसी से ज़्यादा पूछते ताछते नहीं थे, उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते थे। दो इन्होंने प्रयोग किए थे सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, टोकन मुद्रा की शुरुआत और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। दोनों को समझो। सबसे पहले है टोकन मुद्रा की शुरुआत। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य और तांबे के सिक्के जारी करे, जिन्हें चांदी के सिक्के के बराबर माना जाता था वैल्यू के मामले में, है ना, कि भाई जितनी चांदी की वैल्यू है, इसने बोला उतना ही कांसा और तांबे की भी वैल्यू होगी आज से। अब इसका उद्देश्य क्या था सोचो। ये चांदी की कमी को दूर करना चाहते थे। होता क्या था उस समय ना, दुनिया में चांदी की कमी थी। सुल्तान चाहता था कि जो सस्ते धातु है ना, तांबा, कांसे, इससे सिक्के जल्दी बन जाएंगे और संसाधन हमारा चांदी वांदी ज़्यादा लगेंगी नहीं, और क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। इनको लगता था कि जब सिक्कों पर लागत कम लगेगी तो होगा, तो इन्हें लगता था कि जब लागत कम लगेगी सिक्कों पर, तो भाई वही लागत कम और वैल्यू ज़्यादा, तो मुद्रा भी ज़्यादा इधर उधर भाई यूज़ होगी, व्यापार भी बढ़ेगा, खजाना मेरा और भर जाएगा। और इनको चीन से मोटिवेशन मिला हुआ था। उन्होंने पढ़ा था कि चाइना में भी कागज़ की मुद्रा और टोकन के सिक्के भाई सक्सेसफुल हो गए थे, तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे भी क्यों ना करूँ। लेकिन इंडिया में तो ये असफल हो गया इनका प्रयोग, क्योंकि असली और नकली सिक्कों में कोई अंतर ही पता नहीं चल रहा था। भाई जो आम लोग होते हैं वो सरकारी सिक्के और जो कुछ लोग घर पे नकली सिक्के बना रहे थे उसमें अंतर ही नहीं कर पा रहे थे, नकली सिक्के ज़्यादा हो गए। फिर है बाजार नकली सिक्कों से भर गया, लोग घर घर में नकली सिक्के बनाने लग गए, खुलेआम उसको बेचने लग गए। तो नई मुद्रा का मूल्य तो पूरा ही ख़त्म हो गया, जनता का भरोसा ही ख़त्म हो गया। दुकानदारों ने तो नए सिक्के ही लेना बंद कर दिए, व्यापार रुक गया, कीमतें बढ़ने लग गई। फिर क्या है, सुल्तान को अपनी ये नीति वापस लेनी पड़ी। उन्होंने आदेश दिया कि लोग सभी तरीके के टोकन सिक्के वापस खजाने में लाएं, बदले में चांदी के असली सिक्के ले जाएं।
तो इससे फिर इनको नुकसान भी हुआ। तो भाई सुल्तान का विचार तो बुद्धिमान ही भरा था, लेकिन ये असफल हो गया क्योंकि धोखाधड़ी को वो रोक नहीं पाए। दूसरा प्रयोग था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। तो देखो भाई, राजधानी तो दिल्ली रही थी शुरू से, जो कैपिटल थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि भाई मैं ना पूरी दिल्ली की आबादी को दौलताबाद ले जाऊंगा, महाराष्ट्र में। अब उद्देश्य क्या था, ये चाहते थे दक्कन का जो एरिया है अपना, बेसिकली ये दक्कन वाला एरिया, यहाँ पे मेरा कंट्रोल ज़्यादा हो जाए, बार बार वहाँ विद्रोह होता रहता था। तो इन्होंने राजधानी को दक्कन के नज़दीक ले जाने का सोचा, और ताकि वहाँ पर भी मैं शासन कर पाऊँ, ठीक है। अब हुआ क्या, दिल्ली में मंगोलों के भी हमले होने का डर था, दिल्ली पर लगातार मंगोल आक्रमण होते थे। तो दौलताबाद है महाराष्ट्र का एरिया, वो सुरक्षित था, ठीक है। तो वहाँ तक वो सेफ़, अगर वहाँ एक बारी पहुँच गया और कैपिटल बना दी तो वहाँ तक तो फिर वो सेफ़ है, उधर तो मंगोल ज़्यादा आ भी नहीं सकते। और क्या होगा, सुल्तान ये नहीं चाहता था बस मैं उत्तर भारत का सुल्तान रहूं, वो चाहता था दक्षिण में भी मेरा कंट्रोल हो। तो दौलताबाद भौगोलिक रूप से एक बीच वाला एरिया था, अगर वहाँ से वो रहेगा ना तो नॉर्थ साउथ पे इक्वल कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये प्रयोग भी इसका असफल हो गया, क्योंकि यात्रा इतनी लंबी थी भाई, 1500 किलोमीटर तक लोगों को चलवाया, गर्म मौसम में पैदल यात्रा, रास्ते में लोग थकान से, भूख से और बीमारियों के कारण ही मर गए। योजना की कमी थी भाई, इतना बड़ा ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, कोई तैयारी नहीं थी, ना भोजन, ना रहने की जगह, ना पानी, ना कोई रास्ते की सुविधा। जनता को इतना कष्ट झेलना पड़ा, जनता में नाराज़गी बढ़ गई। फिर है दौलताबाद जो है ना, वो राजधानी बन भी नहीं सकता था, क्योंकि भाई उत्तर भारत से ये बहुत दूर था, और अमीरों, अधिकारियों और सैनिकों को वहाँ की परिस्थितियों में भी ढालने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो सुल्तान को अपनी ये नीति भी वापस लेनी पड़ी। जब गलती का एहसास हुआ तो उसने सभी लोगों को बोला दिल्ली वापस लौटो, और बहुत मानवीय और आर्थिक नुकसान हुआ, कई लोग मारे भी गए। सो हो सकता है भाई उनकी रणनीति अच्छी हो, लेकिन ये असफल हो गया, क्योंकि ज़बरदस्ती बिना तैयारी के आप किसी को लेकर जाओगे तो क्या होगा। सो असफल इसीलिए हुआ कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर होता था, वो बिना तैयारी के, बिना किसी प्रैक्टिकलिटी के वो चले जाते थे। दूसरा, प्रशासनिक जो उनके, जो मतलब ये समझ लो कि भाई अधिकारी जो है ना, वो लागू ही नहीं कर पाते थे इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, और जनता का भी सहयोग ज़्यादा मिलता नहीं था, लोग समझ नहीं पाते थे कि चल क्या रहा है, और लोग विरोध कर देते थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था, वो बहुत कुछ बदलना चाहता था कम समय में, क्षमता से ज़्यादा। फिर है कि क्रियान्वयन इतना अच्छा होता नहीं था, बिना तैयारी के ज़बरदस्ती नियम लागू हो जाते थे, और जिससे विद्रोह बढ़ गया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में कबीर और मीरा की भूमिका का वर्णन करो। आपको बताना है कबीर और इसका मीरा जी का क्या रोल है, भक्ति आंदोलन में इन्होंने ऐसा क्या किया था। देखो, सबसे पहले आप इंट्रो समझो। भक्ति आंदोलन 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में चलने वाला एक आंदोलन, जिसका उद्देश्य था कि भाई जो हम भक्ति करते हैं उसमें बहुत कमियां हैं, हमें भक्त और भगवान के बीच एक सिंपल साधारण रास्ता बनाना है, एक संबंध, एक व्यक्तिगत, जिसमें बिचौलिया ना हो कोई। तो बेसिकली भक्ति आंदोलन में क्या था कि जो हमारे कठोर धार्मिक नियम है, जाति भेद है, पुजारियों के पास ज़्यादा अधिकार हैं, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करो, अस्वीकार करो। और भक्ति आंदोलन को आकार देने वाले कई संत हैं, जिनमें से कबीर भी एक हैं और मीराबाई भी एक हैं। तो दोनों का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक सुधार में भी और आध्यात्म में भी। सबसे पहले कबीर की भूमिका समझते हैं कि भक्ति आंदोलन में आखिर कबीर ने ऐसा क्या किया था। सो देखो, कबीर 15वीं शताब्दी की बात है, भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध संतों में से एक रहे हैं, कवि भी हैं, उनकी शिक्षाएं बहुत ही फेमस हैं, और बहुत जिज्ञासा उनके अंदर रहती थी चीज़ों को जानने की। अंधविश्वास का वो विरोध करते थे और एकता का मैसेज सभी को देते थे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ईश्वर की एकता। वो कहते हैं कि देखो भाई, चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, ईश्वर है तो एक ही, हम सब एक की संतान हैं। वो कहते हैं भगवान का वास हमारे हृदय में है, ना कि मंदिरों में और मस्जिदों में। तो उनका ये संदेश था भाई, हिंदू मुस्लिम जो आपस में दूरियां हैं, उनके जो लड़ाइयाँ हैं, उसको कम करना। रीति रिवाजों और कट्टरता की आलोचना। तो कबीर जी खुलकर कहते हैं कि देखो, मूर्ति पूजा मत करो, तीर्थ यात्राओं पे मत जाओ, जाति का भेदभाव मत रखो, ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान जो बहुत जटिल हैं वो मत करो, पुजारी और मौलवी जो पाखंड करते हैं वो ना हो, और जो बाहर की पूजा है वो छोड़कर दिल को अंदर से शुद्ध करो। सरल शब्दों में कबीर ने सिखाया कि सच्ची भक्ति आपकी प्रेम में होती है, ना कि रीति रिवाज और रिचुअल्स में। तो आम लोगों की भाषा में ही वो उपदेश भी दे दिया करते थे।
संत कबीर भाई बहुत सिंपल सरल कहावतें सुना देते थे। कभी भाई लोग जो बोलियां होती हैं हिंदी या स्थानीय भाषा जो भी हो सकती है उसी में ही उपयोग करके वो उपदेश दे दिया करते थे। इससे उनके विचार जो हैं वो विद्वानों के साथ साथ आम लोग भी आसानी से समझ पाते थे। तो भाई उनके जो दोहे हैं ना, छोटे छोटे से 2 ही पद के श्लोक, वो आज भी सिंप्लिसिटी के साथ लोग गाते हैं उसको, कबीर के दोहे को। और कबीर ने भाई जाति प्रथा का बहुत विरोध किया है, जात पात मत करो। उन्होंने कहा सभी मनुष्य बराबर हैं क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। तो भक्ति आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं भाई बल्कि समाज सुधार का भी एक आंदोलन था। इसके अलावा कबीर की शिक्षाओं का प्रभाव और लोगों पर भी पड़ा। सिख धर्म पर पड़ा भाई। गुरु नानक कबीर जी से बहुत प्रभावित थे। बाद के जो भक्ति संत हुए उन्होंने भी इनसे इंस्पिरेशन ली। और आधुनिक भारत के कई समाज सुधारक जो हुए वो भी कबीर को पढ़कर बहुत कुछ सीखे। तो भाई कबीर जी भक्ति आंदोलन के साथ साथ समाज में भी एक संदेश देना चाहते थे। ये तो कबीर का पार्ट हो गया। अब मीराबाई के बारे में समझते हैं। 16वीं शताब्दी। तो भक्ति आंदोलन में मीरा का नाम भी बहुत बड़ा है। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण जी से रिलेटेड ये कविताएं लिखती हैं। इनकी कविताएं, इनके भजन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें तो देखो भाई, व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित भक्ति। मीराबाई की जो भक्ति है ना वो बहुत इमोशनल है, भावनात्मक है, बहुत गहरी है, पूरे समर्पण के साथ वो भरी हुई हैं। वो कृष्ण को ही अपना सच्चा प्रिय मानती हैं। परिवार, समाज, राजवंश सब छोड़ छाड़ कर वो सब कुछ अपना श्री कृष्ण को ही मान बैठी हैं। इसके अलावा उनकी कविताओं को आप पढ़ोगे तो बहुत एक आध्यात्मिक तड़प आपको दिखेगी कि हाँ वो कितना मिलने को आतुर हैं। और कोई ऐसा शर्त का प्रेम नहीं है, वो बिना किसी शर्त बिना लालच के प्यार करती हैं। फिर सामाजिक नियमों और बंधनों को चुनौती दी। मीराबाई जो थी वो कोई बहुत बड़े घराने से नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने बहुत परंपराएं तोड़ी। जैसे अपने दरबार के नियम, स्त्रियों के लिए कुछ सामाजिक कुछ मानदंड बने हुए थे वो तोड़े। समाज की कुछ अपेक्षाएं थी उनसे वो उन्होंने तोड़ी। जाति की सीमाओं को तोड़ा, अपना गुरु बनाया जो कि उस समय की एक बहुत ही निम्न जाति को वो मद्देनज़र ना रखते हुए अपना गुरु बनाया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं पर लगाए गए जो कठोर जो धार्मिक और सामाजिक बंधन थे उनको रिजेक्ट किया, बोला मैं अस्वीकार करती हूँ। और घुमक्कड़ बन गई, एक भक्त की तरह इधर उधर घूमती रही। तो उनका साहस था और इससे कई और लोगों को भी आत्मविश्वास मिला। मीराबाई ने राजस्थानी में, गुजराती में, ब्रज भाषा में अपने भजन लिखे। उनकी रचनाएं आम लोगों तक भी पहुंची। ठीक है, आसान हो गया, उनके भजन आज भी लोग पूरे भारत में गाते हैं। कृष्ण भक्ति का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसार किया मीराबाई ने। कृष्ण भक्ति और भक्ति भी प्रेम मार्ग वाली भक्ति कि हाँ वो प्यार करती थी उनसे। और ये भावना है कि भगवान मित्र है या प्रियतम है ऐसा। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से अपना उन्होंने पूरा समर्पण करा। उनके भजनों में आप अगर देखोगे ना कि भाई उनके भजनों ने कृष्ण भक्ति की एक मजबूत सांस्कृतिक परंपरा को जन्म दिया। अलग से ये कैटेगरी है मीराबाई की। 14वीं सदी और 15वीं सदी के दौरान भारत का विदेश व्यापार आपसे पूछा जा रहा है। विदेश व्यापार और वो भी आपका वो भी भाई बाहर समुद्री व्यापार आप समझ लो। तो होता क्या है, 14वीं और 15वीं सदी में भारत का जो विदेश व्यापार है उसका बहुत ही कि अहम टाइम पीरियड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो टाइम है जब भारत ने बहुत बड़े हिंद महासागर के व्यापार सिस्टम में एक अहम जगह बना रखी थी। ये अपना इंडिया है तो इसके जस्ट नीचे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ मिडल ईस्ट, अफ्रीका, चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सारी जगहें एक इसी जगह से जुड़ी हुई हैं। यहीं से आप कहीं भी जा सकते हो। भारतीय सामान जाना जाता था अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में बहुत लोग पसंद करते थे। और भारतीय व्यापारी और बंदरगाह शहर भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। अब होता क्या है, जो पूरा हमारा उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे राजनीतिक बदलाव हो रहे थे लगातार, लेकिन हमारा समुद्री व्यापार कम नहीं हुआ कभी भी। समुद्री व्यापार में देखो भारत का कुछ फ़ायदा था, कई सारे कुदरती और अगर मैं आपको बताऊं व्यापारिक बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जैसे कि भौगोलिक स्थिति देख लो आप सबसे पहले। तो भारत भाई उन बड़े बड़े समुद्री रास्तों के चौराहे पर आता था जो कि अरब, अफ्रीका, यूरोप को चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ते हैं। भारत एक बीच का एरिया है। तो यहाँ के जो बंदरगाह थे ना, वहाँ पे एक स्टॉपिंग पॉइंट सा बन गया, कहीं से भी बड़ा जहाज आके भारत में रुक सकता है। मॉनसूनी हवा है हमारे यहाँ पे भाई, रेगुलर नियमित रूप से मॉनसूनी हवाएं आती हैं, तो जो नाविक लोग होते हैं ना, नाव चलाने वाले, उनकी यात्रा सुरक्षित रहती है। जब दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है तो जहाज भारत की ओर आते हैं। जब उत्तर पूर्व मानसून आता है मतलब जाता है तो वो भारत से फिर वो दूर जाते हैं जहाज।
सो इस पैटर्न को पहले से ही लोग समझ जाते हैं और बाहर का समुद्री व्यापार अच्छा हो जाता है। मुख्य भारतीय बंदरगाह, अब मैं आपको कुछ बंदरगाह बताऊंगा। देखो भारत के दोनों तटों पर आपको पता है बंदरगाह हैं। पश्चिम के तट पर सबसे पहले कैलिकट, जिसको आप कोझिकोड भी कहते हो, ठीक है, कैलिकट। इस तरफ आप नीचे की तरफ आओगे केरला में। 15वीं शताब्दी का बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था ये। यहाँ के जो शासक थे जमोरिन, वो विदेशी व्यापारियों को बहुत सपोर्ट करते थे। काली मिर्च के लिए बहुत फेमस जगह है। अरब लोग, चीनी लोग, यूरोपीय लोग बहुत अट्रैक्टेड थे। सो यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियों के लोग आते थे, व्यापार वगैरह यहाँ पे बहुत तगड़ा चलता था। फिर आता है खंबात, कम्बे कहते थे जिसको, गुजरात का बहुत ही व्यस्त बंदरगाह। यहाँ पर सूती कपड़ा, मन के हाथी दांत की कलाकृतियाँ, हैंडीक्राफ्ट, चमड़े का सामान निर्यात किया जाता था। यहाँ पे कई व्यापारी संघ होते थे, बड़े बड़े परिवार, बैंकिंग परिवार, पैसे वाले परिवार। फिर सूरत है, यहाँ जहाज का निर्माण होता था, बढ़िया वस्त्र का उत्पादन होता था और स्थल मार्ग से सूरत जुड़ा हुआ था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कोलम है, जिसको क्विलोन भी कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया और चीनी व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से बहुत तगड़ा व्यापार होता था। यहाँ से मसाले, नारियल, कपड़े, ये सब जाते थे। पूर्वी तट के अब देखते हैं। सबसे पहले मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, ये कोरोमंडल तट का सबसे बिजी बंदरगाह है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस साइड आ जाओगे, यहाँ दिखेगा आपको। फिर पुलिकट है, यहाँ से वस्त्र, नमक और घोड़े का व्यापार ज़्यादा होता है। श्रीलंका और द्वीपीय जो देश हैं उनके साथ व्यापार भी यहाँ से अच्छा होता है इस बंदरगाह से। इसके अलावा जो है आपका नागपट्टिनम है, ठीक है। तो ये भारत और चाइना का जो समुद्री संपर्क होता है वो यहाँ, ये उसका केंद्र है, ठीक है। यहाँ श्री विजय साम्राज्य और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों के व्यापारी भी आते जाते रहते थे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जो व्यापारी लोग हैं वो इधर से आते थे। चटगांव है, इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा पत्तन है। बड़ी मात्रा में वस्त्र, चावल और कीमती रत्न यहाँ से आते जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा वो सामान है जो निर्यात सबसे ज़्यादा है, भारत के निर्यात की रीढ़ है यहाँ का वस्त्र। देखो भाई, भारत का वस्त्र दुनिया भर में फेमस था क्योंकि हमारी गुणवत्ता, चमकीला रंग, टिकाऊपन, लंबा, ये विशेषताएं होती थी। कई सारे प्रकार हैं, जैसे बंगाल का मलमल है, गुजरात का कैलिको है, कोरमंडल तट का छींट या चिंट्स है, रेशम सूती मिश्रित कपड़े हैं। सो भारतीय वस्त्र अफ्रीका, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत फेमस थे। मसाले बहुत फेमस थे इंडिया के, भाई पूरे दुनिया में मांग है इंडिया के मसालों की। काली मिर्च सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलायची, अदरक, दालचीनी, ये मसाले जो हैं आपको पता है भोजन भी है, औषधि का भी काम करते हैं, लग्जरियस भी होते हैं। कीमती और विलासिता की वस्तुएं, देखो भारत में निम्न वस्तुओं का निर्यात हुआ करता था। गोलकुंडा से हीरे जाते थे। दक्षिण भारत के मोती, हाथी दांत की नक्काशी किया हुआ सामान, आभूषण, ये सब जो वस्तुएं हैं ये मध्य पूर्व में, मिडल ईस्ट में और दक्षिण पूर्व एशिया के शासकों तक, बड़े बड़े अमीर लोगों तक पहुंचती थी। धातु से बनी वस्तुएं थी। भारत जो है वही धातु कला में बहुत माहिर था। धातु से सामान बनाने में लोहे के औजार हो गए, स्टील के हथियार हो गए, तलवार की धार हो गई, ये सारी चीज़ें। और मैं अगर आपको बताऊं, भारत का जो वुड्स स्टील है वो दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, यहाँ का स्टील तो। कृषि का सामान भी बहुत ज़्यादा निर्यात होता था। चावल हो गया, चीनी हो गया, नारियल से बने प्रोडक्ट हो गए, इंडिगो या नील हो गया, इसको भी बहुत ज़्यादा बेचा जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट होता था। अब हम खरीदते क्या थे, अब हम देखेंगे कि हमारे आयात की वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो देखो आयात भी था। तो देखो भारत का जो निर्यात है वो आयात से कहीं अधिक था। आप मान के चलो कि इंडिया जो है वो आयात कम करता था, निर्यात ज़्यादा करता था। फिर भी कुछ चीज़ें तो होती हैं जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, जैसे घोड़े हो गए, तो घोड़े का आयात होता था। होता क्या है कि भाई जलवायु के कारण भारत में यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छे घोड़े आप पाल नहीं सकते हो, तो घोड़े आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जैसे अरब से, फारस से, मध्य एशिया से। जो राजा होते हैं, अमीर लोग होते हैं बड़े बड़े, वो अपनी सेनाओं के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे घोड़े के ऊपर। रेशम और विलासिता की वस्तुएं, देखो चाइना और मध्य एशिया से ये कुछ रेशमी सिल्की कपड़े आते थे। चीन के मिट्टी के बर्तन आते थे जिसको पोर्सलिन कहा जाता है, और बढ़िया क्वालिटी के कांच के बर्तन भी आते थे, और अच्छा क्वालिटी का कागज़ आता था। ये सब चीज़ें हम खरीदते थे। कुछ धातु बहुत कीमती है, जैसे सोना है, चांदी है, ये भारत में आती थी। और भारतीय जो वस्तुएं हैं ना वो बहुत महंगी और बहुत मूल्यवान थी। तो कई व्यापारी क्या करते थे कि सोना चांदी में भी भुगतान करते थे, तो उससे भी ये चीज़ आ जाती थी, ठीक है। हमारे पास में चांदी इसी तरीके से आई थी। सो भारत में जो है ना विदेशी व्यापारियों की भागीदारी, यहाँ समुद्र व्यापार जब होता था
सो देखो, भारत के जितने भी तटीय शहर थे वहाँ पर जनसंख्या हर तरीके की रहती थी। बाहर के व्यापारी लोग भी यहाँ पे आके बसे हुए थे हमारे यहाँ, जैसे अरब वाले लोग हो गए। 14वीं शताब्दी में ही भारत का जो महासागर है, हिंद महासागर, उसके आसपास व्यापार होता था। तो अरब के व्यापारियों का बहुत दबदबा था वहाँ पे। गुजरात, मालाबार, कोरोमंडल तट पर भी वो वहाँ पे परमानेंटली बस गए थे भाई वो। भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व में जो भी व्यापार होता था, मध्यस्थता वही करते थे, अरब वाले। फिर चीनी व्यापारी 15वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बहुत ही प्रसिद्ध चीनी नौसैनिक अधिकारी झेंग ही भारत में आए। तो उनके बड़े बड़े जहाज़ों की जो मतलब जहाज़ों की बेड़ें कैलीकट के बंदरगाह पर ठहरती थी, कालीकट। और रेशम, चीनी के मिट्टन जैसे मतलब चीनी के बर्तन, चीन के मिट्टी के बर्तन जैसे पोर्सलिन वगैरह, और जो बहुत रेयर चीज़ें होती थी उसका व्यापार होता था चाइना से। सो बहुत अच्छे संबंध बने इससे हमारे। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापारी भी आते थे, जावा, सुमात्रा, मलक्का, श्रीलंका से भी व्यापारी आते थे। और वो व्यापार करते थे कपूर का, लौंग का, चंदन का और कुछ रेयर स्पाइसेस, मसाले, ठीक है। और इसके बदले वे भारत से कपड़े, चावल, कांच, मड़ियाँ, माला लेकर वापस जाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो भारतीय व्यापारियों की भूमिका क्या है इसमें, अब देखो। भारत के व्यापारी जहाज़ों का प्रबंधन करते थे, लंबी यात्राओं के लिए पैसा उपलब्ध कराते थे, जो भी माल है उसको गोदामों में सुरक्षित रखते थे। व्यापारी लोगों का यही तो काम है ना भाई। समुद्र के पार जो भी व्यापारिक नेटवर्क बनाना है वो बनाते थे। विदेशी व्यापारियों को उधार भी दे दिया करते थे, कभी कभी सामान उधार पे। गुजरात के बनिया, मारवाड़ी, तमिल, चेटियार, मुल्तानी व्यापारी, ये अलग अलग इनकी कम्युनिटीज़ हैं। इनका तो बहुत बड़ा रोल रहा है। आज भी बनिया लोग बहुत, आप कहते हैं ना व्यापारी, तो वो बहुत पहले से ही व्यापारी हैं। तो इस तरीके से जो व्यापार नेटवर्क है ना, वो अफ्रीका के पूर्व से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। सो भाई यही बात है कि भाई भारत में जब समुद्री व्यापार हुआ तो हमारे जो जितने तटीय शहर थे, तट वाले, समुद्र किनारे, वो समृद्ध हो गए। बड़े बड़े व्यापारिक संगठन बन गए। भारतीय संस्कृति बाहर तक चली गई। अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे आए तो बहुसांस्कृतिक समाज बन गया। जहाज भी बनने लगे, नौवहन की तकनीक बढ़ी, भारत के व्यापार में भी समृद्धि आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब परिसर की वास्तुकला की विशेषताएं आपको बतानी है बहुत विस्तृत रूप से। कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है। देखो भाई, जो कुतुब परिसर है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, वो दिल्ली के महरौली में है। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत बढ़िया उदाहरण है। मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी और के अंत से और 14वीं शताब्दी के बीच ये पूरा परिसर आपका बन के तैयार हुआ था, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका ये टाइम था। इसमें तुर्की, फारसी और भारतीय वास्तु परंपराएं, कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, लौह स्तंभ है, अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है, कई सारे कब्रें हैं और कुछ गेट हैं। तो सबसे पहले मैं कुतुब मीनार आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसके कुछ फीचर्स। देखो, इसको विजय का प्रतीक कहा जाता है। कुतुब मीनार इस परिसर की सबसे मेन इमारत है। दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी हुई इमारत है। सो बेसिकली मुख्य रूप से ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके ऊपर के हिस्से में थोड़ा संगमरमर भी है। टोटल ये 73 मीटर ऊंचा है। ऊपर जाते जाते ये पतला हो जाता है, इसकी शेप है जो। 5 मंजिलों में बटा हुआ है। हर मंजिल पर बाहर की ओर एक बालकनी सी बनी हुई है। इसके अलावा जो ये मीनार है ना, ये बहुत सुंदर सजावट है। कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इस पर, जामेतीय आकृतियाँ बनी हुई हैं ऐसी, मतलब है ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स, और फूलों की नक्काशी है करी हुई। इसके अलावा जो मीनार के स्तंभ हैं उस पर गोल और नालीदार डिजाइन भी बने हुए हैं, जो कि उस समय की कला को दिखाता है, प्रयोग मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। जो पहली 3 मंजिलें हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और इल्तुतमिश के समय में बनी थी, जबकि अंतिम जो 2 मंजिलें थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ये याद रखना। और बेसिकली कुतुब मीनार को तुर्कों की विजय, जो ये दिल्ली सल्तनत बनी थी, उसका प्रतीक माना जाता है। और ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक विकास कैसे हुआ उसको भी दिखाता है। अब हम चलते हैं एक मस्जिद, उत्तर भारत की सबसे पहली मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये दिल्ली सल्तनत की बहुत ही ज़्यादा पुरानी एक मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आप इसकी फ़ोटो देखो पहले, इस तरीके से ये दिखती है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसका कुछ हिस्सा हिंदू और जैन मंदिरों के तोड़कर उनकी सामग्री से बनाया गया था, ध्वस्त करके। सो इसी वजह से आज भी आपको मंदिरों की शैली के स्तंभ दिखेंगे, क्योंकि मटेरियल तो वही यूज़ हुआ है।
आज भी वो नक्काशी दिखेगी आपको मंदिरों की, घंटी और ये सारे डिजाइन आज भी आपको दिखेंगे अगर आप इस मस्जिद में जाओगे तो। इसके अलावा मस्जिद के अंदर एक प्रेयर हॉल बना रखा है, ऊंचे ऊंचे मेहराब है जहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा वास्तुकला अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको भारतीय वास्तुकला भी देखने को मिलेगी, स्तंभ भी हैं और बीम भी हैं लगे हुए, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, ये इस तरीके से भारतीय तो है ही है इसमें कला, लेकिन ये इसमें इस्लामिक कला भी है। मेहराब और गुंबद, ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये गुंबद है। तो ये इंडियन और इस्लामिक दोनों की कला है, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड को दिखाता है कि कैसे भारतीय कला को जोड़कर इस्लामिक कला के साथ ये बनाया जा रहा था ये सब। अब आप ये जो सामने देख रहे हो, ये लौह स्तंभ है, ठीक है। आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है भाई ये। तो लौह स्तंभ में क्या है, ये आयरन का पिलर है। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसके प्रांगण में ही ये लौह स्तंभ है, और ये माना जाता है गुप्त काल का है। मतलब उसको बाद में फिर यहाँ स्थापित कर दिया गया था। सो बेसिकली ये शुद्ध कुट्टल लोहे से बना है, यानी कि ऐसा लोहा जो बहुत ही बहुत शुद्ध है। 7 मीटर लगभग ऊंचा है, आज तक कभी जंग नहीं लगता। बहुत वर्ल्ड फेमस है भाई ये। धातु कला देखो यार, जंग ही नहीं लग रहा आयरन पिलर पे। ब्राह्मी लिपि में इस पे शिलालेख लिखे हुए हैं, और गुप्त राजा की इसमें बहुत उसमें तारीफ लिखी हुई है। सो ये भारत की धातु कला को दिखाता है कितनी उत्कृष्ट और कितनी परफेक्ट थी, और बहुत अनोखा है ये। अब जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये अलाई दरवाज़ा है। इसको समझते हैं क्या है। अलाई दरवाज़ा सल्तनत काल की एक बहुत ही उत्कृष्ट कृति है। 1311 में भाई अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। ये जो अलाई दरवाज़ा है, ये भी इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक सुंदर इमारत है। लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है, साथ साथ बीच बीच में अगर आप देखोगे तो सफ़ेद संगमरमर का भी यूज़ किया गया है इसमें। और घोड़े की नाल जैसी पूर्ण महबर जो है मेहराबें, मतलब घोड़े की जो नाल होती है उस तरीके के, उस हिसाब से इन्होंने ये मेहराब बना रखी है इसमें, उस डिज़ाइन की। दिखाता है कारीगर कितने एक्टिव थे। गुंबद भी पूरी तरीके से फ़ारसी इंजीनियरिंग को दिखाता है भाई, फ़ारसी तरीके से, पर्शियन तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। सजावट भी बहुत अच्छी है भाई। जटिल अरबेस्क डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को अरबेस्क कहा जाता है। कैलीग्राफी यानी कि जो उसके ऊपर शब्द लिखे हुए हैं उकेर के, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जालीदार नक्काशी कर रखी है, आप अगर देखोगे आपको दिखेगी। ये देखो ना, जालियाँ वालियाँ बनी हुई है, नक्काशी कितनी अच्छी है। तो यही इसमें बताया जा रहा था। अब ये देखो क्या है, अब इसको समझो भाई। ये अलाई मीनार है, ये कुतुब मीनार से भी ऊंची बनती अगर अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहता। अब ये है क्या, देखो। अलाई मीनार को अधूरी रह गई विशाल मीनार भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, कुतुब मीनार से भी ना दोगुनी ऊंचाई पर एक मीनार बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो इसका निर्माण भी रुक गया। तो केवल एक विशाल गोलाकार एक आधार, एक बेस सा बस बन पाया, ऊपर से ये नहीं बन पाई और ये अधूरी रह गई। बहुत मोटे मोटे भारी पत्थर लगा रहा था वो इसके अंदर, देखो इस तरीके के। सो ये सुल्तान कितना महत्वाकांक्षी था ये आपको पता चल गया होगा। अब जो आपके सामने फ़ोटो है, ये क्या है, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। इसके अंदर यहाँ इसकी कब्र है। तो इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, 13वीं शताब्दी का ही है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक चौकोर कक्ष है, देखो भाई लाल कलर के पत्थर हैं। इसके अलावा इसकी दीवारों पर अंदर नक्काशी करी हुई है, आप अगर जूम करके देखोगे आपको दिख जाएगा, नक्काशी बहुत अच्छी कर रखी है। और यहाँ पे अगर आप देखो, पुष्प की आकृतियाँ, फूल वूल बने हुए हैं, अरबेस्क डिजाइन यहाँ पर भी है, ठीक है। मेहराब भी है भाई, खास तौर पर बहुत बारीक तरीके से मेहराब वगैरह बहुत अच्छी बना रखी है। वो भी नमाज पढ़ने की दिशा का निशान भी यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से, कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसी डिजाइनिंग कर रखी है। इसके अलावा कुछ और भी संरचनाएं हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा भी है, मस्जिद के पास ही है। वहाँ पर भी मेहराबदार दरवाजे हैं, गुंबद है, सब कुछ है। स्मिथ का कपोला है। अभी ये क्या है, देखो ब्रिटिश काल में ही कुतुब मीनार के ऊपर लगाया गया एक छोटा सा एक छत्र सा था, ये पहले ऊपर लगाया गया था, बाद में इसे हटा दिया गया, ठीक है। ये दर्शाता है कि भाई औपनिवेशिक काल में अंग्रेज अधिकारी जैसे स्मिथ थे, उन्होंने अपना कपोला सा लगा दिया ऊपर, इसको उतार दिया फिर नीचे। वो भाई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, हस्तक्षेप करते थे। अब अगला प्रश्न देख लो भाई, ये प्रश्न है हमारा, जो बलबन थे ना, तो जो बलबन ने राज सत्ता के ऊपर मतलब जो थ्योरी दी थी अपनी किंगशिप के ऊपर, वो क्या है, वो आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट नोट है जो मैं अब आपको करवाने वाला हूँ। तो देखो भाई, बलबन दिल्ली सल्तनत के, और मतलब आप मान के चलो कि बहुत ही
शुरुआती राजाओं में से एक रहे हैं, जो मतलब सुल्तान हुए थे। और यहाँ पे बलबन ने बहुत शक्तिशाली सुल्तानों में से एक है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में सबसे पहले ये कहते हैं जिल्ले लाई का एक कॉन्सेप्ट होता है। बलबन ने कहा कि जो सुल्तान होगा वो इस धरती पर ईश्वर की छाया है, यानी कि वो बहुत पवित्र होगा। जो मतलब सुल्तान जब सत्ता में आएगा तो वो बहुत पवित्र चीज़ है, कोई प्रश्न ही नहीं करेगा उससे। जितने भी अभिजात अमीर लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सब मतलब वो सब अन्य अधिकारियों से ऊपर की चीज़ है। जो सुल्तान है, पूरी राजसत्ता, बलबन का मानना था कि सुल्तान की शक्ति ही सबसे ऊपर होगी। उसके आदेश के बिना किसी प्रश्न या विरोध के पालन किया जाना चाहिए, यानी कि भाई उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा। कोई भी अमीर व्यक्ति है, बड़ा बंदा है, वजीर है या कोई भी सेना का अधिकारी है, वो फैसले में दखल नहीं दे सकता। एक बार सुल्तान ने कह दिया तो कह दिया। जो भी अमीर लोग हैं, बड़े बड़े जो, ठीक है, जो मतलब अभिजात है, मंत्री मंत्री हैं, उनकी शक्ति को तो इसने पूरा कुचल दिया। जितने भी तुर्किश बड़े बड़े लोग होते थे, चहलगानी कहा जाता था जिनको, वो बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। सो बलबन ने पता है क्या करा कि जितने भी जो विद्रोह कर सकते थे उनको हटा ही दिया। कोई भी जो अमीर परिवार है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, कड़ा अनुशासन होगा दरबार में, ऐसी व्यवस्था उसने बना दी। और शिष्टाचार होगा दरबार में भी आने का, बहुत फारसी तरीके से, पर्शियन स्टाइल में। आओगे तो सिजदा करो, सुल्तान के सामने झुककर प्रणाम करो, पाइबोसी करो, भाई सुल्तान के पैरों को चूमना। जब सुल्तान है तो भाई उसके पैरों को चूमो। और ये जो रीति रिवाज हैं, बेसिकली इनका उद्देश्य है क्या? उद्देश्य यही है कि सुल्तान को दिखाना कि वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सुल्तान ही हमारा सबसे पवित्र है, ये वो दिखाना चाहता था, ठीक है। और क्या था? कानून, व्यवस्था और भय, यानी कि वो चाहता था कानून से हर कोई रहे, व्यवस्था बनी रहे, लोगों में डर हो। तो बलबन का मानना था कि जो राज्य है ना, वो तभी ठीक से चलेगा जब लोगों में सत्ता से डर होगा, सत्ता का, उसका सम्मान करेंगे जब लोग। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था, और विद्रोह कोई ना करे, इसलिए वो कठोर कठोर दंड देता था जो बलबन होता था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था इतने सारे सिद्धांत का? वो चाहता था सल्तनत को भाई आंतरिक कोई चुनौती ना आए, बाहर से तो वो देख लेगा, अंदर से कोई चुनौती ना आए, वो लोगों को डरा के रखना चाहता था। कोई भी बड़ा अमीर व्यक्ति, अभिजात व्यक्ति दखल अंदाजी ना करे। एक मजबूत और एक केंद्रीकृत, एक मतलब आप मान के चलो सल्तनत की स्थापना हो जहाँ पे बहुत मजबूती के साथ सुल्तान काम करे, और सुल्तान को ईश्वर के बराबर समझा जाए, एकदम महिमामयी छवि उसकी बन जाए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, नयनकार प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर राज्य की प्रकृति पर चर्चा करनी है। तो नयनकार प्रणाली क्या होती है, ये अब आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले तो आप देखो भाई, ये विजयनगर है, साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है। और कर्नाटक वाला जो एरिया है आज का, वो विजयनगर का पूरा एरिया एक टाइम पर हुआ करता था। तो 1336 से लेकर 1646 में विजयनगर बहुत शक्तिशाली दक्षिण भारत का एक राज्य था, और जो दक्कन के पठार से लेकर दक्षिण भारत तक बड़े बड़े क्षेत्रों पर शासन ये लोग किया करते थे, ठीक है भाई। अब जो ये विजयनगर है, इसका नेचर समझो, यहाँ का राज्य कैसे चलता था। देखो भाई, यहाँ पे राजाओं का शासन हो करता था, और राय कहा जाता था वहाँ के राजाओं को। वो खुद को दावा करते थे कि वो क्लेम करते थे वो दैवीय, मतलब एक देवताओं से कनेक्शन है उनका, और वो खुद को सर्वोच्च मानते थे राजनीतिक मामलों में, सैन्य मामलों में और धार्मिक मामलों में, वो खुद को सबसे ऊपर समझते थे। राजा जो होता था वो प्रशासनिक ढांचे का शीर्ष था, यानी कि जो प्रशासन होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें राजा सबसे टॉप पर होगा, और मंत्री परिषद उसकी मदद करेगी। इसके अलावा विजयनगर में कुछ वंश हैं जिनका शासन था, संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुव वंश, अराविदु वंश। इन्होंने अलग अलग समय पर विजयनगर पर शासन किया है। देखो भाई, जो राजा होता था उसके पास पूरा अधिकार था, जितना भी मतलब सिस्टम है पूरा उसी के अंडर में था। तथापि फिर भी प्रशासन क्षेत्रीय शासन के माध्यम से भी विकेंद्रित था, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशासन बटा हुआ था, छोटे 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 लेवल पे भी आप मान के चलो प्रशासनिक इकाइयाँ बनी हुई थी। जैसे गवर्नर होता था, वायसराय होते थे बड़े प्रांतों में, मंडलम जिसे हम कहते हैं, वो उनका प्रबंधन करते थे, ठीक है। जो शाही परिवारों में से कोई व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता था, जो मंडल का अध्यक्ष होता था वहाँ का।
इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य दूर दराज के क्षेत्रों पर भी कंट्रोल बनाए रखना चाहता था, जिसके लिए वहाँ के स्थानीय सरदार, व्यापारी संघों और सैन्य अधिकारियों पर वो निर्भर रहता था। देखो भाई, जहाँ भी आप दूर तक अगर कंट्रोल बना रहे हो तो किसी कबीले के सर जो जो मतलब कबीले का सरदार होगा उससे भी बात करनी पड़ेगी, व्यापारी लोगों से भी आपको बना के रखनी पड़ेगी, जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे भी आपको कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। ये तो इंट्रो था। अब नयनकार प्रणाली में था क्या विजयनगर की, ये आप समझ लो। देखो भाई, नयनकार जो प्रणाली है विजयनगर के शासकों ने, ये एक प्रणाली थी जो इन्होंने अपनाई थी। बेसिकली ये क्या है, तो देखो भाई होता क्या था कि जो नयनकार प्रणाली है इसके अंदर क्या है कि देखो, नयनकार प्रणाली के अंदर विजयनगर शासकों ने एक ये सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, यानी कि सैन्य भी इनके मकसद थे और कुछ प्रशासनिक भी मकसद थे। इसी को पूरा करने के लिए ये पूरी प्रणाली को विकसित किया गया था। और ये यूरोप के अंदर जो सामंती प्रणाली हुआ करती थी वहाँ से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी, ठीक है। जहाँ नायक के रूप में जाने जाने वाले सैन्य कमांडरों को सैन्य सेवाओं के बदले में भूमि दे दी जाती थी। जैसे एकता में हमने पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पर भी आप अपनी सैन्य सेवा दो और जो भी आपने अपनी सैन्य सेवा दी है उसके बदले में आपको ज़मीन दे दी जाएगी, आप उस ज़मीन पे अपना जो है कंट्रोल रखो। सो जो नायक होता था वो अक्सर सेना का प्रमुख होता था या कमांडर होता था, जिन्हें विशिष्ट क्षेत्रों का कुछ प्रबंधन करने के लिए कुछ जमीन को अनुदान के रूप में दिया जाता था, जिनको आप कह सकते हो नयनकार भी कहा जाता था, ठीक है, अमरम भी कहा जाता था। एक विशेष क्षेत्र दिया जाएगा जिसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, आपको पूरा उस पर कंट्रोल बना के रखना है। तो जो ये अनुदान दिया जाएगा इसके बदले में जो नायक होगा वो राजा को क्या करेगा, सैन्य सहायता देगा। मतलब मान लो सीधी सी बात है भाई, राजा ने आपको ज़मीन दी है, आप बदले में उसको सैन्य सहायता दोगे, ख़त्म कहानी, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ठीक है। जब युद्ध का समय होगा तो राजा आपसे आपकी सेना मांगेगा। तो जो नायक है वो सामंती प्रभुओं की तरह काम करते थे, जैसे फ्यूडल लॉर्ड होते थे ना यूरोप के अंदर, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो वही है भाई भाई एक तरीके से वो अपने पूरे क्षेत्र में उनको एक स्वायत्ता रहेगी भाई, पूरा ज़मीन का अधिकार उनका होगा, वहाँ पे वो किसी से टैक्स लें, किसी से काम करवाएं और उस टैक्स का कुछ पैसा खुद रखें, सेना को दें, राजा को भी दें, ऐसा होता था। तो जो नायकों को भूमि दी जाती थी वो एक तो देखो भाई वंशानुगत नहीं होती थी, उस पर कोई हेरिडेटरी राइट नहीं होता था, वो ज़मीन सिर्फ उन्हीं की है, आगे वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। राजा की इच्छा पर निर्भर होगा भाई, राजा अगर कहेगा तो आगे वो ज़मीन किसी और के पास जाएगी, अगर राजा का मन नहीं है तो वो ज़मीन कहीं पर भी नहीं जा सकती, ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा वे सौंपे गए क्षेत्रों से कर और राजस्व एकत्र करते थे। मान लो ये ज़मीन राजा ने दी, ठीक है, किसी भी बड़े मतलब अधिकारी को, ठीक है। सो अब वो क्या है कि उस क्षेत्र से टैक्स लेगा, पूरा का पूरा राजस्व इकट्ठा करेगा, कर वगैरह जो रेवेन्यू जो भी पैसा आएगा तो उसका एक हिस्सा भाई वो राजा को भेजेगा जो केंद्रीय खजाना है, और बाकी का वो अपने सैनिकों के ऊपर लगाएगा और खुद के लिए रखेगा। तो यहीं से उसकी अपनी इनकम भी बन जाएगी। हालांकि विजयनगर के जो राजा थे भाई, होता क्या था कि वहाँ पर वहाँ के जितने नयनकार सिस्टम के अधिकारी थे वो बहुत निष्ठावान होते थे, वो लॉयल होते थे, लेकिन फिर भी नायकों को बहुत स्वतंत्रता मिली हुई थी। समय के साथ साथ हुआ क्या, कुछ नायक ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली हो गए, जैसे तंजौर और मदुरई के नायक। उन्होंने क्या करा, ज़्यादा प्रभाव जमा के अपने क्षेत्र में वो अर्ध स्वतंत्र शासक बन गए। वो कह रहे हैं कि अब हम तो खुद ही आधे राजा हैं, मतलब ऐसा भी होता था, कहीं कहीं पर दगाबाजी भी हो जाया करती थी। सो बेसिकली देखो भाई, सबसे मेन काम नयनकार सिस्टम में नायकों का यह प्राथमिक जो एक कर्तव्य है आप कह सकते हो, वह स्थायी सेना को बनाए रखना, एक परमानेंट आर्मी जो राजा को जब चाहिए होगी युद्ध के समय में तो उसके लिए वो अवेलेबल रहे, कोई भी उसमें तू तो मैं ना हो, ठीक है। सम्राट जब बुलाएगा आप जाओ, सेना को आप वहाँ भेजो, आपूर्ति कभी भी ऐसा ना हो कि आपूर्ति रह जाए। तो ये जो नयनकार प्रणाली थी इससे विजयनगर के शासकों को भाई सीधी सी बात है, कोई डायरेक्ट सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधा का सीधा अपना सिस्टम है भाई, ज़मीन दो वो खुद लाएगा नायक अपने सैनिक, और भाई मतलब सैन्य शक्ति भी हमारी अच्छी रहेगी और सारा सिस्टम ओके रहेगा। तो शुरू शुरू में तो देखो भाई, नयनकार प्रणाली ने साम्राज्य को बहुत स्थानीय सेना अभिजात वर्ग के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों पर भी विस्तार करना और नियंत्रण बनाए रखने में बहुत मदद करी।
कि हाँ भाई दूर दूर तक हमें अगर कंट्रोल बनाना है तो हमें तो चाहिए ना एक परमानेंट सेना रहे हमारे पास। सो वो प्रभाव जब ही बन पाएगा जब हमारे पास कोई ऐसी प्रणाली हो। तो शुरू शुरू में तो बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन समय के साथ साथ ये नायक लोगों की जब ताकत बढ़ गई ना भाई, तो इन्होंने इंटरनली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो एट द एंड 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, जिसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें विजयनगर हार गया था, ठीक है, और ये साम्राज्य विखंडित हो गया, टुकड़ों में बट गया। कई नायक खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है, जो उनको ज़मीनें दी गई थी वो कहते हैं अब हम यहाँ के खुद राजा हैं, हमारा साम्राज्य खत्म हो गया, अभी हम यहाँ के राजा हैं भाई। सो ऐसे ही छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ। सो यहाँ तक हमारा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो पूरे आपके पेपर से यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब एक बारी मैं आपको एक रिकैप बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लेना। जो ये आपका हिस्ट्री का पेपर आने वाला है ना, आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें यहीं से देखने को मिलेंगी। जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण वाला प्रश्न था, ये बहुत बारी आया हुआ है पेपर में, और इसको आप पक्का कर लेना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ज़रूर आने के चांसेस हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी में या फिर नॉर्मली शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। इक्ता प्रणाली से आप क्या समझते हो? इक्ता वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इक्ता वाला आप करके जाना। मोहम्मद बिन तुगलक का भी मैंने डाल दिया है, दिल्ली सल्तनत के 3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो याद कर लेना अगर इजी लग रहा है तो, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का क्वेश्चन डाल दिया है मैंने। और इसके अलावा भक्ति आंदोलन बहुत ज़रूरी है, आप इसको पढ़ के जाना। कबीर और मीरा शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, मीरा के ऊपर भी अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, कबीर पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मैंने दोनों को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन ही करवा दिया कि शॉर्ट नोट्स भी आपके यहीं से ही कवर हो जाएंगे, अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी जितना समुद्री व्यापार था, ठीक है, ये समुद्री व्यापार वाला प्रश्न भी अगेन एंड अगेन रिपीट होता है आपका। तो समुद्री व्यापार वाला भी प्रश्न है अब हमारे पास। इसके अलावा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स वाला प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड था। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स की जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको विद फोटोज़ दिखा दी हैं, जो मेन यही था। इसके अलावा बलबन वाला प्रश्न अक्सर शॉर्ट नोट में आता है, तो शॉर्ट नोट के लिए आप बलबन वाले इस टॉपिक को याद रखना। इसमें मैंने कंटेंट इसीलिए कम दिया है क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आता है, ये लॉन्ग में कभी नहीं आता। नैनकार प्रणाली मैंने आपको समझा दी है, विजयनगर से ये प्रश्न बहुत ज़रूरी था। और अगर भाई अब आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।